नमस्कार मित्रों, एनटीए द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अभिरुचि पर जो परिचर्चा के श्रृंखला में आज 9वें व्याख्यान में मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज इस व्याख्यान में हम मूल प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने क्रमशः प्रथम व्याख्यान में शिक्षण का अर्थ जाना था, द्वितीय व्याख्यान में शिक्षण की प्रकृति को जाना था, तृतीय व्याख्यान में शिक्षण के प्रकार को जाना था, शिक्षण के चर को जाना था, शिक्षण के अवस्थाओं को जाना था और आगे अधिगम के बारे में चौथे व्याख्यान में जाना था। पांचवें व्याख्यान में अधिगम के सिद्धांत के बारे में जाना था। छठे व्याख्यान में वंशानुक्रम के बारे में पढ़ा था, वातावरण के बारे में पढ़ा था। सातवें व्याख्यान में फिर इसके आगे इनके सिद्धांतों पर परिचर्चा किया था। आठवें व्याख्यान में हमने अभिवृद्धि और विकास पर चर्चा किया था और आज 9वें व्याख्यान में हम मूल प्रवृत्ति के विषय में परिचर्चा करेंगे। मित्रों, मानव के पास जन्म से ही मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों से प्रभावित होकर व्यक्ति अपना व्यवहार करता है। वो 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं: संचय शक्ति, प्रयोजन शक्ति और विचार शक्ति। इन तीनों शक्तियों के आधार पर ही व्यक्ति का समस्त जो जीवन में सीखने की प्रक्रिया है वह जारी रहता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों को मानना है। पहली जो शक्ति है संचय शक्ति, इसके द्वारा मानव के या प्राणी मात्र के मस्तिष्क में सूचनाओं का संग्रह होता है, सूचनाओं का संचय होता है। इसके माध्यम से हम बच्चों के मस्तिष्क में अच्छे संस्कारों को, सांस्कृतिक परंपराओं को, राष्ट्रीय हित के जो संदर्भ हैं उनको और मानवता से जुड़े हुए जो उत्कृष्ट मानव मूल्य हैं उनको संजो सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपने आगामी जीवन में इसका लाभ उठा लेंगे। यह शक्ति होती है संचय शक्ति, अर्थात बच्चों में जन्म से ही संचय शक्ति विद्यमान होती है, जिसके कारण व्यक्ति को, बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए संस्कार के रूप में, सांस्कृतिक परंपरा के रूप में, राष्ट्रीय एकता को संवर्धित करने के रूप में, विश्व बंधुत्व की भावना को अभिप्रेरित करने के लिए उन समस्त शक्तियों को संजोने का, संचित करने का उनमें अद्भुत सामर्थ्य होता है। दूसरी जो शक्ति है उसको प्रयोजन शक्ति कहते हैं। इस प्रयोजन शक्ति को ही विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का आधार माना है। उसका यह कहना था कि हर व्यक्ति का परिस्थिति के साथ सामंजस्य करने के लिए कोई न कोई प्रयोजन होना अनिवार्य है, और अगर व्यक्ति के प्रयोजन शक्ति के साथ जो बाह्य व्यवहार को जोड़ दिया जाए, अर्थात जो कुछ भी हमें सिखाना है वह उसके प्रयोजन के साथ यदि संश्लिष्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बच्चे को वह कार्य, जो कुछ भी हम सिखाना चाह रहे हैं, वो अत्यंत रुचिकर लगने लगता है और वो आसानी से इस प्रयोजन शक्ति के कारण ही कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। प्रयोजन शक्ति अर्थात बच्चों को खेलने में रुचि है, उनका प्रयोजन है खेल को खेलना। तो अगर हम शिक्षा दे रहे हैं या कुछ भी उनको नई चीजें बता रहे हैं या कोई व्यवहार सिखाना चाह रहे हैं, तो अगर इस खेल नामक खेल के माध्यम से सिखाएं, खेल के साथ इसको जोड़ देंगे, तो इस प्रयोजन की सिद्धि भी उनकी हो जाएगी और व्यवहार भी वो आसानी से सीख जाएंगे। तीसरी जो शक्ति है वह है विचार शक्ति। विचार शक्ति वस्तुतः सहसंबंधात्मक होती है, इसीलिए कहीं कहीं इसको विचार संबंध शक्ति के नाम से भी जाना जा सकता है, जाना जाता है। लोग कहते भी हैं, उच्चारित भी करते हैं। इसमें साहचर्यता होती है, अर्थात व्यक्ति ने जो संचित किया था संचय शक्ति में, जो कुछ भी उसको हम संस्कार दिए थे, व्यवहार उसने देखा था हमारा या समाज का, उनमें से वो जो संचित किया था उसके साथ आज जो व्यवहार उसको करना है उसका सहसंबंध स्थापित करता है, और वही व्यवहार वो दिखाता है जो उसने संचित किया था, उसके साथ संबंध स्थापित करके दिखाता है। इसीलिए मित्रों, हमेशा बच्चों को बेहतर संस्कार देना चाहिए।
चाहे किसी भी स्तर पर हो, क्योंकि भविष्य में वो आज भले उसकी प्रतिक्रिया प्रतिबिंबन उसमें नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन भविष्य में उन विचारों के साथ सहसंबंध वो करेगा। क्यों? क्योंकि मानव में विचार संबंध नाम की शक्ति प्राणी मात्र में निहित होती है। तो ये 3 मुख्यतः शक्तियां होते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। इन शक्तियों से समस्त मानवीय व्यवहार नियंत्रित होगा। कौन कौन शक्ति? संचय शक्ति, प्रयोजन शक्ति और विचार शक्ति। इसमें से जो प्रयोजन शक्ति है, इसी को मूल प्रवृत्ति का आधार माना है विलियम मैकडूगल ने। तो आइए अब हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है। मित्रों, मूल प्रवृत्ति से क्या आशय हम देखते हैं। मूल प्रवृत्ति एक प्रकार का जन्मजात प्रेरक शक्ति है जो कि प्राणी को व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। इसी प्रेरक शक्ति को मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्ति कहा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जन्मजात प्रेरक शक्ति कहने मात्र से यह स्पष्ट है कि मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के जन्म से ही उसमें विद्यमान होती है, और प्रेरक शक्ति से तात्पर्य है व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो कुछ भी व्यवहार करता है, उस व्यवहार का आधार बनती है मूल प्रवृत्ति। व्यवहार क्या है ये हमने पहले और दूसरे व्याख्यान में स्पष्ट किया था, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ समय न लेंगे। व्यवहार शब्द को आप सामान्य रूप से समझ जाइए कि व्यक्ति के द्वारा किया गया जो प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया जो दिखाई देता है, ऐसे प्रतिक्रिया को ही व्यवहार कहा जाता है। जब भी मनुष्य के सामने कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के अनुकूल, उस परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और ऐसी प्रतिक्रिया जो दिखाई देती है उसको व्यवहार करते हैं। और जो दिखाई नहीं देती है, मन में करता है, वो क्या है? तो वो अनुभूति है, वो व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि प्राणी को व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। इससे स्पष्ट है कि इस मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही व्यक्ति बाहर दिखाई देने वाला कोई व्यवहार करता है, और इसी को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? मूल प्रवृत्ति कहा है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को वंश परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति कहा है, जो कि प्राणी को एक निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देख करके एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने तथा क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। मित्रों, मैकडूगल ने बड़ी स्पष्टता पूर्वक यहाँ पर समझाया है। ये वस्तुतः अनुवाद है, इसलिए आपको थोड़ी सी समस्या आ रही है, इसको समझिए आप क्या है। यह इसने भी पहली पंक्ति में कहा कि वंश परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति। वंश परंपरागत अर्थात वंशानुक्रम से मिलती है, हमारे पहले पूर्वजों में भी थी और हम में भी वो क्रमशः स्थानांतरित होकर के आ गई। ऐसी प्रवृत्ति को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरी, यह जन्मजात प्रवृत्ति है। जन्मजात अर्थात वातावरण के द्वारा, समाज के द्वारा नहीं सिखाया गया है। व्यक्ति जब जन्म लिया था तब भी विद्यमान थी और आगे भी विद्यमान रह रही है। तीसरी, यह मनोशारीरिक प्रवृत्ति, अर्थात यह सिर्फ वैचारिक मानसिक शक्ति नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल शारीरिक है, अपितु मनोदैहिक दोनों ही का संबंध है। मानसिक रूप से व्यक्ति अनुभव भी करेगा और शारीरिक रूप से प्रदर्शित भी करेगा, ऐसी यह इसकी प्रकृति है। और यह प्राणी को एक निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने के लिए, उसके प्रति ध्यान देने के लिए और देखकर विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने के लिए और क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। मित्रों, इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। जैसे आप फिल्म देखने गए हुए हैं, तो फिल्म देखने के लिए सैकड़ों लोग एक कमरे में भरे हैं, हॉल में भरे हुए हैं, और उन सब जब निकलते हैं फिल्म देखकर, तो सभी उसमें से अलग अलग चीजें सीख करके निकलते हैं। जो जिस आयु वर्ग का है या जिस व्यक्ति की प्रकृति जैसी है, वैसी चीजों को वो लेकर के फिल्म देख करके वापस आता है। सभी से आप अलग अलग बैठा करके पूछिए कि आपने क्या देखा, आप देखिए सभी की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। और इसको सामान्यतः आप समझिए कि हम घर में अगर 4 लोग रहते हैं और हमारे घर में कोई चीज, नई चीजें ले आनी है, कोई चीज, मान लीजिए 10,000 रुपए हमें का इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपए का कोई चीज खरीद के ले आना है। अगर 4 लोग हैं तो चारों को आप बैठा के पूछिए, बताइए 10,000 की कौन सी चीज ले आई जाए। सभी का अभिमत अलग अलग होगा। क्यों? सबका आयु वर्ग का फर्क है, सबका एज एक जैसा नहीं है, सभी की प्रकृति एक जैसी नहीं है,
सभी की मूल प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है, फलतः उन सब में अलग अलग विभेद है। तो यही कह रहा है कि प्राणी को निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, हम अपना जो दायरा है उसी दायरे में निहित वस्तु को देखने के प्रति और फिर उसके प्रति ध्यान भी देंगे, उसी को बेहतर साबित करेंगे, या नहीं है तो कैसे बेहतर हो सकता है उसके प्रति हम ध्यान देंगे, और देख करके विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करेंगे। उत्तेजना क्या होती है? उत्तेजना वह चीज है जो हमें कार्य करने के लिए उत्तेजित कर दे। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा प्रतिदिन 1 बजे खत्म हो जाती है। आज आपसे के जो अंतिम अध्यापक थे मध्यावकाश से पूर्व 1 बजे जो पढ़ा रहे थे, उन्होंने आपसे 5 मिनट का समय मांगा, आपने दिया। तब तक किसी ने आकर के सूचना दिया कि मेस में खाना तैयार हो गया है या खाना तैयार है, अब आप लोग आ जाइए, छुट्टी होना है। तो आप देखिए पहले जितनी भूख थी उससे थोड़ी ज्यादा आपको अनुभूति हो, और थोड़ा देर 15 मिनट खींच गया, इतने में खाना ही आपके कमरे के बाहर आ गया, प्लेट थाली की आपने आवाजें सुन ली, गेट खुला है तो देख भी लिया। तो देखिए पहले जितनी भूख थी और आप ज्यादा उत्तेजित हो गए उस खाना को खाने के लिए, इसी को उत्तेजना करते हैं। उत्तेजना एक मानसिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करती है। और संवेग क्या है? संवेग मतलब गतिशील करना। उत्तेजना, संवेगात्मक उत्तेजना यही है, जिस क्षेत्र में जाना है उसी क्षेत्र में जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार कराना। तो एक विशेष प्रकार की क्या है? संवेगात्मक उत्तेजना अनुभव करने की और क्रिया करने के लिए, अनुभव करने के लिए और बाध्य करने के लिए हमें, क्रिया करने के लिए हमें बाध्य करती है। कौन? मूल प्रवृत्ति। कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि मूल प्रवृत्ति एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होता है और यह बाहरी आवरण के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक चिड़िया है, तो एक चिड़िया को घोंसला लगाने के लिए अलग से कहीं प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को भूख लगता है तो वह भोजन ढूंढने लगता है, अनुकूल परिस्थितियों के तलाश में वो चल पड़ता है, और उसको कहने की, सिखाने की या प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो खाना कहाँ से खाएगा। आपने बत्तख को देखा होगा, बत्तख को मछली पकड़ने के लिए अलग से कहीं ट्रेनिंग लेने की, प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मूल प्रवृत्तियां वे प्रेरक शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति में आरंभ से ही, जन्म से ही विद्यमान रहती हैं और उनके सभी व्यवहारों को एक स्वरूप प्रदान करती हैं और बिना किसी अधिगम के, बिना किसी प्रशिक्षण के व्यक्ति को कार्य करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। यही है मूल प्रवृत्तियां। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है। पहला है पलायन। इसका अर्थ होता है भागना, आपको पता ही है। तो जब भी आवेग दिखाई देगा, भय व्यक्ति देखेगा, भय की अनुभूति करेगा, तो वो पलायन कर जाएगा। क्यों? पलायन नाम की मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। जब भी व्यक्ति क्रोधित होगा तो वो लड़ने की इच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि युयुत्सा नामक, लड़ने की इच्छा नामक, युद्ध प्रवृत्ति नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान रहती है। फिर व्यक्ति को जब भी घृणा होगी किसी चीज से तो वो निवृत्त होगा, वहां से हट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि निवृत्ति नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। व्यक्ति में जब भी वात्सल्यता की स्थिति आएगी तब वह पुत्र कामना, वो सोचेगा कि हमारे भी बच्चे होते, हम उनको भी लाड़ प्यार करते, क्योंकि पुत्र कामना नामक मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में विद्यमान रहती है। फिर उसी प्रकार जब भी व्यक्ति कष्ट का अनुभव करेगा तो शरणागति, शरणागति मतलब किसी को अपना भाग्य विधाता मान करके उसके प्रति आकर्षित होगा, समर्पित हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि शरणागति नामक मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में विद्यमान होती है। छठी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। जब भी व्यक्ति को आश्चर्य होता है तो जानने की इच्छा होती है कि क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में पहले से विद्यमान रहती है। और इसी प्रकार जब भी कामुकता व्यक्ति अनुभव करता है, कामुकता का, तो वो उसमें काम भावना जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि काम नामक मूल प्रवृत्ति उसमें पहले से विद्यमान है। आत्माभिमान, जब भी व्यक्ति को श्रेष्ठता की अनुभूति होगी तो आत्म स्थापना, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में स्थापित करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म स्थापना नामक मूल प्रवृत्ति है।
फिर अधीनता की भावना जब भी व्यक्ति में आएगी तो वो दीनहीनता महसूस करेगा, दूसरे के अधीन जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि दैन्यता नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होती है। फिर जब भी व्यक्ति एकाकीपन का अनुभव करेगा तो समूह के पास जाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। जब भी व्यक्ति को भूख लगेगी तो भोजनान्वेषण करेगा, क्योंकि भोजन का अन्वेषण नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। अधिकार भावना जब भी व्यक्ति में आएगी तो संग्रह या संचय की प्रवृत्ति में उसमें दिखाई देगी। धन संग्रह करेगा, परिस्थितियों का या फिर भौतिक वस्तुओं का संग्रह करेगा, क्योंकि उसको अधिकार दिखाना है, और संग्रह नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। उसी प्रकार कृति भाव जब भी व्यक्ति में आएगा तो वो कुछ रचना करेगा, क्योंकि रचनात्मक मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में विद्यमान रहती है। आमोद प्रमोद का जब भी व्यक्ति को अवसर मिलेगा तो उसमें वो हंसी मजाक करेगा, क्योंकि हास्य नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। इस प्रकार की इन 14 मूल प्रवृत्तियों का जिक्र विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक। मित्रों, अब एक बार मूल प्रवृत्ति और संवेग में अंतर करते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है कि मूल प्रवृत्ति एक जन्मजात विद्यमान प्रवृत्ति है, एक शक्ति है, और संवेग एक दशा है। दशा अर्थात दिखाई देने वाली अवस्था, इसको संवेग कहते हैं। जैसे पलायन नामक मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में जन्मजात विद्यमान होता है। व्यक्ति जब भी भयभीत होता है, जब भी किसी परिस्थितियों से उसको डर लगता है, तो यह भय नामक संवेग उसमें दिखाई देता है और वो पलायन कर जाता है। क्यों? क्योंकि पलायन नामक मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान है। तो मूल प्रवृत्ति जन्मजात रूप से विद्यमान एक शक्ति है, और संवेग एक दशा होता है प्राणी का, जो परिस्थिति के उत्पन्न होने पर उसमें दिखाई देता है, स्थायी रूप से नहीं रहता है। संवेग परिवर्तित होते रहते हैं, परिस्थिति के अनुकूल कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति एक ही जैसी रहती है, स्थायी रहती है, हर परिस्थिति में विद्यमान रहती है। दूसरा यहाँ बिंदु है मूल प्रवृत्ति और स्थायी भाव में अंतर। तो मूल प्रवृत्ति में और स्थायी भाव में कोई अंतर नहीं है। भारतीय परंपरा में जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, उन्हें ही पाश्चात्य परंपरा में मूल प्रवृत्ति के नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय परंपरा में नाट्यशास्त्र में रतिर्हासश्च शोकस्य क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकृतितः, यह कहा गया है। अर्थात रति, हास, शोक, ये सारी चीजें जो रतिर्हासश्च शोकस्य, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावनाएं हैं। जब आप इसको देखेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे मूल प्रवृत्ति के साथ, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये स्थायी भाव संवेग है, मूल प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन कहने का अंतर मात्र है, दोनों की भावनाएं, परिस्थितियां एक हैं। स्थायी भाव और मूल प्रवृत्ति ये दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम मूल प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए कुछ इनकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। पहली विशेषता यह है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। जन्मजात होने से तात्पर्य है यह व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होती हैं, बाह्य प्रभाव के आधार पर नहीं दिखाई देती हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्राणी को भूख लगती है, तो भूख लगने पर भोजनान्वेषण नामक प्रवृत्ति है। एक लघु शिशु है, उसको भी भूख लगती है, तो कोई भी चीज, कोई वस्तु, कुछ भी उठा करके वह मुंह में डाल देता है। हालांकि बच्चों की तो आदत होती है कोई भी वस्तु मुंह में डालने की, लेकिन भूख लगेगी तो वो अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेगा, और जिसमें सामर्थ्य होता है उठ करके जाके लेने की, वो भोजन लेने के लिए, भोजनान्वेषण के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो वो है मूल प्रवृत्तियां जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और जन्मजात रूप से विद्यमान रहती हैं। किसी अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा ये चीजें नहीं सिखाई जाती। जैसे बत्तख को मछली पकड़ने का प्रशिक्षण कहीं नहीं दिया जाता है, चिड़िया को घोंसला बनाने का प्रशिक्षण कहीं नहीं दिया जाता है, अपितु यह मूल रूप से विद्यमान रहती है। उसी प्रकार से मनुष्य की भी यह मूल प्रवृत्तियां विलियम मैकडूगल ने 14 कहा है, बाकी कई लोगों ने इसको 100 से ज्यादा मूल प्रवृत्तियों को माना है। तो ये जन्मजात विद्यमान रहती है। दूसरी विशेषता यह होती है कि ये सब प्रयोजन होती है, इनका कोई न कोई
प्रयोजन है, कोई ना कोई आवश्यकता है, ऐसे मूलक प्रवृत्तियां नहीं होती हैं। मुख्य इनके प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? प्रयोजन यह है कि व्यक्ति जब भी, जैसे पलायन को हमने लिया था, डर लगेगा उसको, तो डर की अनुभूति होगी, तो उसका प्रयोजन है वहां से भाग जाना, डर से अपने आप को बचाना, परिस्थितियों से अपनी रक्षा करना। तो इस प्रयोजन के, ये सब प्रयोजन होती हैं, इस प्रयोजन की वहां पर सिद्धि हो जाएगी, वो वहां से भाग जाएगा। क्यों? पलायन नामक मूलक प्रवृत्ति उसमें है। तीसरी विशेषता यह है कि मूलक प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में समान होती हैं, अर्थात लैंगिक विभेद के कारण इसमें भेद नहीं आता है। जिसमें भी, चाहे पशु हो या फिर मानव हो, सब में प्रायः समान होती है मूलक प्रवृत्तियां। सभी को भय लगता है, सभी भागते हैं, सभी को भूख लगती है, सभी भोजन का अन्वेषण करते हैं। चौथी विशेषता है कि यह मूलक प्रवृत्तियां प्राणी के आदतों से भिन्न है। अब आदत क्या है? आदत वो होती हैं जो व्यक्ति सीखता है, जैसे किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को फिल्म देखने का शौक है, ये सब आदत है। इनसे अतिरिक्त है, इनसे भिन्न है ये प्रवृत्ति, मूलक प्रवृत्तियां। ये हर व्यक्ति में समान रूप से विद्यमान रहेंगी, क्योंकि ये शौक सभी के अलग अलग हैं, इसीलिए ये आदतें हैं उनकी, ये मूलक प्रवृत्तियां नहीं है। और पांचवी विशेषता यह है कि मूलक प्रवृत्तियां कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। वो शैशव हो या फिर बाल्यकाल हो, चाहे किशोर काल हो या फिर प्रौढ़ावस्था, हर अवस्था में विद्यमान रहती हैं, संरक्षित रहती हैं और अग्रसर होती रहती हैं। तो और इन मूलक प्रवृत्तियों का जिक्र जो है, विलियम मैकडूगल ने अपनी जो इनकी किताब थी 1908 में आई थी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इस पुस्तक में इसका जिक्र किया है। मित्रों, मैं समझता हूं कि आप मूलक प्रवृत्तियों के बारे में सामान्य रूप से परिचित हुए होंगे। आपकी फिर भी अगर कोई जिज्ञासा रहती है या इसको और आप विस्तृत रूप से जानना चाह रहे हैं, आपको बता दें मूलक प्रवृत्ति इतने आसानी से समझना, समझाना और परिचर्चा करना मुश्किल है, फिर भी इसको सिर्फ परिचयात्मक रूप से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आपकी कोई जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आवश्यकता पड़ने पर अगले व्याख्यान में ही आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए फिर हम अगले 10वें व्याख्यान का आरंभ कर सकते हैं, या फिर जब भी हम देखेंगे आपके कमेंट को, उसके आधार पर फिर अगली परिचर्चा कर सकते हैं। और अगले व्याख्यान में फिर इससे आगे की विषय वस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।